हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GK MCQ। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप सभी को इस सीरीज के अंतर्गत मैं कराने वाला हूं। आज क्लास थर्ड है। इससे पहले जितनी सारी क्लास हुई है उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह से चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग को यदि यह बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाके बुक परचेज कर सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल बुक है। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें यार दोस्तों। और आप लोग को ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक हमारा बहुत सारा हौसला और मोटिवेशन बढ़ाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय यानी डायमेंशनल सूत्र नहीं है? तो समान डायमेंशन नहीं है तो किसका किसका है? तो फोर्स एवं प्रेशर का, बल एवं दाब का जो है वो समान विमीय नहीं है। इसमें कार्य एवं ऊर्जा का समान विमीय है। आवेग तथा आवेग एवं संवेग का समान विमीय है। भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं। बल एवं दाब जो होते हैं, फोर्स एवं जो है क्या कहता है प्रेशर है, इसकी बीमा जो है समान नहीं होती है। बल की बीमा mL/T⁻², और तथा दाब की बीमा mL/T⁻² होती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दाब की बीमा mL/4 T⁻² होती है। चलिए हम लोग आते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? तो वेक्टर राशि जो है वो बल जो है वेक्टर राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। जैसे वेग वेक्टर एवं बल, फोर्स, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये सब जो है आप लोग को जितनी भी भौतिक राशियां हैं इसमें को परिणाम और दिशा है, तो ये सब जो है आप लोग को सदिश राशियां कहलाती है। सदिश राशि है तो सदिश राशि यहाँ पे दाब दिया हुआ है, कोणीय संवेग दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है और शक्ति दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कोणीय संवेग होगा। तो सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनके दिशा एवं परिमाण दोनों होता है। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश नहीं है? यहाँ पे संवेग दिया है, वेग दिया हुआ है, कोणीय वेग दिया है और द्रव्यमान। द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। वेग, समय व कोणीय वेग सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिणाम मैग्नीट्यूड कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिणाम ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि जो है ऊर्जा है। बल, आघूर्ण एवं संवेग सदिश तथा ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अदिश एक प्रमात्रा है जिनमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है? तो परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। अदिश एक प्रमात्रा है जिनमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, जबकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। पृथ्वी वायुमंडल के किस प्रकार पकड़े रहती है? तो गुरुत्वाकर्षण से जो है पृथ्वी वायुमंडल को पकड़े रहती है। वायुमंडल गैस के अणुओं का उसमें वेग पलायन वेग से कम होता है, जिसमें वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाती है। तो पलायन वेग का मान जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और v बराबर √2gr करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो कार के स्ट्रिंग में जो शामिल है बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। तो कार का एक स्ट्रिंग बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में उसी रेखा लाइन पर कार्य करता है। एक लड़के का भार जो है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर क्या होगा? तो 1/6 करेंगे तो 100 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे 100 न्यूटन इसका आंसर दिया हुआ है। पृथ्वी पर यदि आपका वजन 60 kg है, तो चंद्रमा पर वजन जो है आपका 10 kg हो जाएगा, तो उसका 1/6 हो जाता है। तो उसी तरह वहाँ पे 600 kg था, तो उसका जो है 100 kg हो गया। तो कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, तो कोई वस्तु जो निर्वात में अधिकतम भारशील हो जाती है। किसी वस्तु का भार mg होता है। वस्तु पर उत्क्षेपण बल कार्य करने की दिशा में आभासी भार कम हो जाता है, और निर्वात में कोई उत्प्रेषण बल न लगने के कारण भार अधिकतम होता है। न्यूटन पर किलोग्राम मात्रक है। तो
त्वरण का मात्रक न्यूटन पर किलोग्राम है। त्वरण एसआई पद्धति का मात्रक है और बल का मात्रक न्यूटन तथा उष्मा कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल है। ए बराबर F/m बाय न्यूटन पर किलोग्राम होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जी जो है बढ़ेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिकता नियम के अनुसार F बराबर G/m बाय आर स्क्वायर होता है और समीकरण 1 से तो फिर न्यूटन के गति द्वितीय नियम से F बराबर mg, समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर mg G/m बाय आर स्क्वायर होता है। जी बराबर G/m बाय आर स्क्वायर होता है। स्पष्ट है कि त्रिज्या 1% घटाने पर जी का मान बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है? 3 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की सतह पर भार WmG है, 29.4 है तो m इंटू 9.8 होगा। तो m बराबर 29.4 इक्वल टू बाय जो है 9.8 होगा तो 294 बाय जो है 98 हो गया। दोनों का पॉइंट हम लोगों ने उड़ा दिया तो 3 किलोग्राम जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से उत्पन्न करता है तो बल का मान कितना होगा? तो बल जो है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर जो है ma होता है तो 0.5 इंटू 10 जो होगा वो 5.0 जो हो जाएगा तो न्यूटन। तो इसका जो है ये नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब एक गेंद ऊंचाई h पर विराम स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है तो गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यास्थता गुणांक है। तो गेंद तथा फर्श के बीच जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा, प्रत्यास्थता गुणांक टकराने के पश्चात वेग और टकराने के पूर्व वेग का अनुपात होता है, अर्थात E बराबर U/v होगा। अब v स्क्वायर बराबर U² प्लस 2gh होता है या v स्क्वायर बराबर जो है 0² प्लस 2gh होता है चूंकि विरामावस्था से गिरती है तो या v बराबर √2gh होता है। पुनः v स्क्वायर बराबर U² प्लस 2gh होता है और 0 बराबर U² माइनस 2gh/4 होता है। इस चूंकि h/4 ऊंचाई पर वेग शून्य हो जाता है और u बराबर gh/√gh/2 होता है समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 एवं 3 से E बराबर √gh/2 होता है और y √2gh होता है तो √gh/2 इंटू 1/2gh बराबर 1/2 हो जाता है। इन सबको जब हम काट के हटा देते हैं तो चलिए हम लोग आते हैं। एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किलोग्राम है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है तो केबल का तनाव लगभग है। तो केबल का तनाव लगभग में 9000 न्यूटन है। एलिवेटर पर दो बल कार्यरत है। एलिवेटर का भार नीचे की ओर, केबल तनाव ऊपर की ओर। न्यूटन के द्वितीय नियम से T माइनस mg बराबर ma होता है तो T बराबर m इंटू जी प्लस ए होता है और यहाँ पे आप लोग को 9000 न्यूटन के समतुल सब कुछ हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अतल पे होगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जी पृथ्वी की तुलना में अतल पे होगा और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 हो जाता है। चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार जो होता है वो कम हो जाता है। द्रव्यमान स्थान निरपेक्ष होता है अर्थात द्रव्यमान सर्वत्र समान है और भार का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चूंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है इसीलिए जो है अर्थात चंद्रमा पर पृथ्वी का भार जो है पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा। 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम के दो पिंड क्रमशः ए और बी हैं। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड साथ गिराए जाते हैं तो ए और बी दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो कैसे पहुंचेगा चलिए हम लोग देख लेते हैं। निर्वात में गिराए गए पिंड का वेग का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि पिंड मुक्त वेग से गिरता है और पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसकी आकर्षण के कारण मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु में एक नियत त्वरण उत्पन्न होता है तथा यह सभी वस्तुओं के लिए समान होता है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, उसका जो है भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। तो चलिए इसका कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं। h ऊंचाई पर g का मान जो होता है कम हो जाता है और यदि h ऊंचाई पर g का मान g डैश है तो g डैश बराबर g बाय जो है 1 प्लस h बाय आर ई स्क्वायर, परंतु h बराबर आर ई बाय 2 तो g डैश बराबर g बाय 1 प्लस आर ई बाय 2 आर ई स्क्वायर। तो
जी बाय जो हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, तो इसके जो है 3/2 स्क्वायर हो जाएगा, और 3/2 स्क्वायर हो जाने के बाद जो है आप लोग को जो है एच जो है, इसलिए जो है इसका स्क्वायर जो हो जाएगा 4/9 होगा, और 9/4 होगा, तो पलट के 4/9 जी हो जाएगा। इसलिए एच है जो ऊंचाई पर जो भार होता है W1 4/9 mg होता है, तो 4/9 W यहाँ पे होगा। किसी वस्तु का जो 30 मीटर से गिरने पर 30 मीटर से गिरने पर 1 सेकंड में 1 सेकंड समय लगता है, और उसी वस्तु T सेकंड समय लगता है, और उसी वस्तु को 120 मीटर से गिरने पर कितना समय लगेगा। तो h बराबर 1/2 GT चूँकि वस्तु को विरामावस्था से गिराया जाता है, तो 30/12 GT² होगा। t बराबर 60/g होगा, तो h पुनः जो है h बराबर 1/12 GT² लगेगा, और इसी फॉर्मूला पे जो है यह बनेगा, और लगभग 2t सेकंड जो होगा। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिरने पर t सेकंड समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर गिरने पर जो होगा वो जो होगा आप लोग को h बराबर हाफ GT² से फॉर्मूला लगेगा। तो h बराबर हाफ GT² करेंगे तो हाफ इंटू जो है हम लोग को 120 इंटू 10 करेंगे, तो हम लोगों को जो है लगभग था 2t सेकंड लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग को कोई भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है, तो आप इस नंबर पे मुझे इस नंबर पर आप जो है मुझे क्या कहता है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। एक कण को ऊपर की ओर 39.2 मीटर पर सेकंड की गति से फेंका जाता है। ऊपरी दिशा में जाने वाले उसके समय की गणना कीजिए। माना कण को ऊपर की ओर उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में लगा समय t सेकंड है, तब गति का समीकरण क्या होगा। u बराबर v माइनस जी इंटू टी होगा, और 0 बराबर जो है 29.2 माइनस 9.8 इंटू टी होगा। g का मान हम लोग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए हैं, तो t बराबर क्या होगा 29.2/98 होगा। तो यहाँ से हम लोग को आंसर जो है 4 सेकंड निकल जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी लगभग, तो मीनार की ऊंचाई लगभग 80 मीटर होगी। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तथा प्रारंभिक वेग 0 तथा और समय जो है 4 सेकंड है, तथा गुरुत्व जनित त्वरण जो है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों ने लगभग ले लिया है, और हम लोग जो है इस फॉर्मूला पे बनाएंगे इसको। तो h बराबर ut प्लस हाफ GT²। तो चलिए हम लोग एक बार इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक वेग जो है u जो है कितना लिया गया है 0 लिया गया है, और समय जो है t 4 सेकंड लिया गया है। तो u और 0 तो यहाँ पे हो गया, ये 0 4 हो गया 0, हाफ GT² अब सिर्फ बचेगा, हाफ GT² बचेगा, तो हाफ हो गया, g का मान 10 हो गया। 1/2 इंटू 10 इंटू आपको हो जाएगा t का स्क्वायर, तो यानी t का स्क्वायर तो 16, तो यहाँ 2 पंचे 16, तो 5 इंटू 16 80, तो यहाँ पे हम लोग का 80 मीटर जो है आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत पर अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। धरातल तक पहुंचने में जो है 19.6 मीटर की ऊंचाई से गेंद को 5 मीटर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ फेंका गया, तो h बराबर ut प्लस हाफ GT² लगेगा। यहाँ पे फॉर्मूला तो 19.6 इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू t² इक्वल टू 4.9 t² हो जाता है। इसको काट देने से 2 से हम सीधा काटते हैं, तो 90.6 इक्वल टू 4.9 इंटू t² हो जाता है, और इसको हम लोग दोनों को फिर पॉइंट उड़ा देते हैं, तो इतना हो जाता है, और यहाँ t/2 हो जाता है। t जो है 2 सेकंड में गेंद धरातल पर पहुंचेगी। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में बना रहना चाहता है। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है सदैव पृथ्वी की केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। दिमाग में यह जो है बात आप लोग को याद रखना है।
गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। और यहाँ पर जो होगा वो विपरीत दिशा में होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी की ओर खींचता है, तो यहाँ पे गेंद की गति जो है विपरीत दिशा में होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह क्या होगा? वह भीतर की ओर झुक जाता है। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह भीतर की ओर झुक जाता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स से अपनी भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। यह जो है mv² r के बराबर होती है, जहाँ पर m द्रव्यमान, v वेग और r त्रिज्या है। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। कारण क्या है? तो साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, यही कारण है। जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर चलता है तो वह अब आवश्यक अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स जो है उसे साइकिल के पहिए और सड़क के घर्षण बल यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से प्राप्त होता है, को प्राप्त करने के लिए अपने मोड़ के वक्रीय मार्ग के केंद्र की ओर झुका लेता है। और जब कार जो है चालक किसी मोड़ पर अपनी कार मोड़ता है तो जड़त्व के नियमानुसार उसके शरीर का निचला हिस्सा जो है गाड़ी के संपर्क में रहता है और मुड़ जाता है, लेकिन शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है सीधे चलना चाहता है। इसी कारण जो है वह बाहर की ओर धकेला हुआ महसूस करता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो अपकेंद्रण पर आधारित है। वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार इस बल का एक प्रतिक्रियाई बल जो कि परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर, परंतु इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होता है, लगता है। इस प्रतिक्रिया को बल का ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की सामान जो होती है त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो त्वरण होता है वो समान होता है, क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन होती है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि अधिक बल लगने के समय जो है उसको जो है अधिक जो ऐसा इसलिए किया जाता है कि अधिक बल जब लगाना पड़ता है तो हो सकता है कि उसे बल लगाने के लिए समय मिल जाए। और जब खिलाड़ी गेंद को रोकता है तो गेंद का संवेग मोमेंटल जो होता है वो शून्य हो जाता है। और संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितना अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वो गेंद को अंगुलियों के बीच आते ही अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। और यदि वह गेंद आगे की ओर ले जाएगा तो क्रिया के प्रतिक्रिया के नियम के कारण चोट लगने अथवा छिटक कर गिरने की संभावना होगी। आवेग बल इंटू समय परिवर्तन के अनुसार समय में वृद्धि होने से कम बल लगाकर ही वह समान वेग को प्राप्त कर लेता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि पिंड के दरम्यान डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तथा घूर्णन अक्ष के वर्ग के बराबर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है। उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा। उनके रेखीय वेग का जो परिमाण का अनुपात होगा वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला से गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। और हाफ mv जो है हाफ m1 प्लस v1² हाफ m2 प्लस v2²। तो v1/v2 बराबर m2/m1 रूट अंडर तो 4/1 v1/v2/2 तो v1 और v2 का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। तो एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए किसी विस्थापन x समय t पर निर्भर करता है, जबकि x जो है वो AT³ प्लस जो है अल्फा TQ प्लस बीटा TQ प्लस गामा TQ प्लस डेल्टा है। और इसे प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। तो विस्थापन जो है केवल बीटा तथा गामा पर निर्भर करता है। विस्थापन जो है x बराबर जो है यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा TQ बीटा T²
गामा टी प्लस डेल्टा तो dx/dt, तो यहाँ 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा, तो प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर वेग जो है बराबर डेल्टा, त्वरण जो होगा यहाँ dx1 तो dt1 होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप लोग को dx डैश और dt स्क्वायर होगा, तो 6at प्लस 2 बीटा, तो प्रारंभिक वेग जो है t बराबर 0, तो यहाँ पे 2 बीटा होगा। अतः स्पष्ट है कि त्वरण प्रारंभिक वेग व प्रारंभिक वेग का अनुपात क्रमशः बीटा तथा गामा पर निर्भर करेगा, और बीटा तथा गामा नियतांक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आपेक्ष चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी की आपेक्ष जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो हो जाएगा, आप लोगों को मैं बताता हूँ। पृथ्वी की आपेक्ष जो चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा के पृथ्वी पर लाने में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। तो जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2.5। तो क्योंकि त्वरण बराबर बल बाय द्रव्यमान होता है, तो 5/2 होगा, तो यहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान के ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि बल इन बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर जो है ma होता है, तो A बराबर F/m होता है, तो 20 न्यूटन बाय 4 kg बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। किसी 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है, तो लड़के का आभासी भार क्या होगा? तो 0 न्यूटन होगा। m बराबर 50 किलोमीटर, g 9.8, ए जो है एक्सेलरेशन 9 मीटर पर स्क्वायर, mg माइनस r बराबर ma होता है, r बराबर mg माइनस ma होता है, और m बराबर m इंटू जी माइनस एम ए। एम को यदि हम कॉमन कर लेते हैं तो g माइनस ए हो जाता है, और g माइनस ए जब करते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 न्यूटन हो जाता है। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो वेग समय ग्राफ का जो है यहाँ पे जो है BC जो है ये शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। ग्राफ से स्पष्ट है कि BC पर जो है समय के साथ वेग का परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वेग नियत रहता है। और जबकि जबकि स्पष्ट है कि जबकि समय के साथ वेग नियत है तब त्वरण शून्य होगा। 5 मीटर पर सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊंचाई 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा, तो कण का जो द्रव्यमान होगा 10 किलोग्राम होगा। वेग 5 मीटर पर सेकंड है, ऊर्जा जो है 125 जूल है, कण का द्रव्यमान जो है यहाँ पे पूछ रहा है। ऊर्जा हाफ इंटू द्रव्यमान इंटू वेग होगा, और 125 इक्वल टू 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू 5 वेग का स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे 125 इंटू 25/2 हो जाता है, वो 25 इधर आ जाता है, इंटू द्रव्यमान जो है, और 250 बराबर जो हो जाएगा आपको 25 इंटू द्रव्यमान हो जाएगा, और द्रव्यमान बराबर 250/25 इंटू 10 kg के आसपास हो जाएगा। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात जो है निम्नलिखित होगा। अनुपात जो होगा उसकी जो घूर्णन ऊर्जा से उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से जो होगा अनुपात, वह जो होगा आप लोगों को उसका जो अनुपात होगा वह जो होगा आप लोग को, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि 2/5 mr² एवं m भी जो है ओमेगा है, यहाँ पे दिया हुआ से ओमेगा बराबर v/r होता है। तो संपूर्ण ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होता है, और 1/5 mb² प्लस 1/2 mb², तो 7m/10 mb²। समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग बराबर करते हैं, घूर्णन ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा को जब हम लोग बराबर करते हैं तो हमको 2/7 आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 2/7 होगा। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, तो किसी कण का जो वेग होगा वो अधिकतम होगा। गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य अर्थात लगभग शून्य होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं तब कण का वेग बढ़ता जाता है, और नली केंद्र में स्थापित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है। एक घूमते हुए शाफ्ट से आगे के धागे से बंधी हुई एक गेंद का समान गति पर घूमती है, और शाफ्ट को अचानक रोकने पर
जो है गेंद के डैश कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। तो वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूम घूम जाती है उसी कण का कोणीय वेग एंगुलर कहते हैं। और शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के घटते हुए कोणीय वेग के साथ साथ धागा शेफ्ट के चारों ओर लिपटना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पे यदि आप लोग को 20 किलोग्राम की एक वस्तु से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा? 0, 20 जूल, 200 जूल या फिर आप लोग को इनमें से कोई नहीं। तो 20 किलोग्राम की एक वस्तु को 1 मीटर ऊपर उठाए रखने पर जो कार्य होता है वो जूल, ऊपर जब भी उठता है तो कार्य क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का है। किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि इसमें अवस्था में विस्थापन शून्य हो जाता है, अतः कार्य भी शून्य होगा। और यदि यदि प्रश्न में पूछा गया कि वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाने तक में कितना कार्य किया गया, तब उत्तर निम्नवत होगा। किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो हम लोग द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन करेंगे। तो द्रव्यमान 20 है, त्वरण 9.8 है और विस्थापन 1 है, तो 196 जूल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक लड़के का भार 300 न्यूटन है और एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करेगा? तो वह जो वापस नीचे आ जाता है उसी जगह पर, तो कार्य शून्य हो जाता है। चूंकि लड़के द्वारा किया गया विस्थापन शून्य है, अतः उसके द्वारा किया क्या कार्य जो होगा वो शून्य होगा। ये 10 किलो की एक पिंड को 30 मीटर ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है, तो जहाँ से वो चला था तो कार्य होगा, तो कार्य यहाँ भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि फिर जब वो उसी स्थान पर पहुंच जाता है तो कार्य विस्थापन 0 हो जाता है, तो कार्य शून्य हो जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति से घूर्णन मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। एक घूर्णन फ्लाईव्हील को आरपीएम द्वारा नापा जा सकता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप से द्वारा मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एनोमीटर द्वारा वायु का वेग और वेलोसिटी तथा हाइग्रोमीटर का वायुमंडलीय की आर्द्रता मापी जाती है। एक फ्लाईव्हील एक सामान्य कोणीय त्वरण के साथ घूमता है। इसका कोणीय वेग 10 सेकंड में 20 पाई रेडियन पर सेकंड 40 पाई रेडियन पर सेकंड की वृद्धि हो जाती है। तो इस अवधि में कितना बार घूमता है? घूर्णन गति के प्रथम समीकरण से W जाएगा तो dt से 40 पाई जो है बड़ा इक्वल टू 20 पाई प्लस d इंटू 10 होगा। d बराबर 40 पाई माइनस 20 पाई बाई 10 होगा, तो 2 पाई। घूर्णन गति के द्वितीय समीकरण से कोणीय विस्थापन थीटा W1/t प्लस हाफ dt स्क्वायर, तो 20 पाई इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 पाई इंटू 10 स्क्वायर, 200 पाई प्लस 100 पाई इक्वल टू 300 पाई। चूंकि एक चक्कर में 2 पाई 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो चक्करों की संख्या 300 पाई बाई 2 पाई होगी, तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।